अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करेंगे जिसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स। सबसे पहले तो आपने देखना है कि वेक्टर्स क्या होते हैं। तो उससे पहले हम स्केलर्स और वेक्टर्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, और ये काफ़ी दफ़ा आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे पिछली क्लासेस के अंदर, कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको डिटरमिन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है उन्हें हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। और दूसरी साइड पे ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए या जिनको डिटरमिन करने के लिए उनकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड हो, उसे हम वेक्टर के नाम से शो करते हैं। ठीक है जी। जैसे कि टाइम, लेंथ, मैस, इनके लिए कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। टाइम की सिर्फ जो है वो एक मैग्नीट्यूड होती है, लेंथ, मैस इनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, तो इसलिए ये स्केलर की एग्जांपल्स हैं। जबकि फोर्स, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वगैरह जो हैं इनमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है कि हम अगर फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है और उसकी डायरेक्शन क्या है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हों उन्हें हम वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है जी। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे कहते हैं वेक्टर्स को? वेक्टर्स आर यूजली रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल बोल्ड फेस लेटर्स और लेटर्स विद एन एरो ऑन इट। यानी आप वेक्टर का जो नाम है उसे या तो सिर्फ एक बोल्ड करके लिख दें या उसके ऊपर एक एरो हेड लगा दें, तो ये दोनों नोटेशंस जो हैं वो वेक्टर को ही शो करती हैं। ठीक है जी। और जो वेक्टर है एक प्लेन के अंदर वो एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है, यानी एक लाइन होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको ये डायग्राम नज़र आ रही होगी, एक लाइन सेगमेंट होता है। डायरेक्टेड का मतलब कोई ना कोई उसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, और एक लाइन सेगमेंट होता है जिसकी मैग्नीट्यूड भी होती है, तो वो जो है उसे हम वेक्टर कहते हैं। अब उसकी मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं? वेक्टर की मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर के नाम के साथ इस तरह से मॉड लगा दें। ठीक है, ये दो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये मॉड इस तरह से आप लगा दें तो ये उसकी मैग्नीट्यूड को शो करता है। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है हमारे पास जिसका स्टार्टिंग पॉइंट बी है और एंड पॉइंट सी है, और इस वेक्टर को हम नाम दे देते हैं ए का। तो ए की जो मैग्नीट्यूड होगी उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि बी से सी तक का जो डिस्टेंस है उसकी मैग्नीट्यूड ले लें। ठीक है जी। और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये होता है ए की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वेक्टर था ए जिसे आप कह देते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि इसके तीन कंपोनेंट्स हैं एक्स वाई और जी। इन तीनों कंपोनेंट्स का आप स्क्वायर ले लें, उनको प्लस कर दें और फिर उनका स्क्वायर रूट ले लें, तो इस तरह से आप उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है यूनिट वेक्टर्स की। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? कोई भी ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, एनी वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यानी ये जो ऊपर मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, ये फॉर्मूला लगाने के बाद जो मैग्नीट्यूड का आंसर है वो आपके पास अगर 1 आ रहा है तो इट मीन्स कि वो यूनिट वेक्टर है। और इसे हम वी हैट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है वी हैट इज इक्वल टू वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर जो है वो इस फॉर्म में होता है। ठीक है, उसको हम ऊपर पुट करते हैं और उसकी मैग्नीट्यूड वो होगी जो इसका आंसर आएगा, वो आप नीचे रखते हैं। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला यूनिट वेक्टर का आपने याद रखना है। उसके बाद है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। कि वेक्टर्स को जब हमने ऐड करना हो तो हम किस तरह से ऐड करते हैं। ठीक है, नंबर्स को तो हमें ऐड करना आता है कि कोई भी दो नंबर्स हैं आपके पास, उनको आपने ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे कि जैसे 2 है उसमें 3 प्लस कर दें तो ये 5, यानी मैग्नीट्यूड को तो हम इजीली ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब वेक्टर्स आ जाते हैं यानी जिनमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है, तो फिर हम उन्हें किस तरह से ऐड करते हैं? तो उन्हें हम एक रूल यूज़ करते हैं ऐड करने के लिए, हेड टू टेल रूल। अब हेड टू टेल रूल के अंदर क्या होता है कि आप एक वेक्टर पहले ड्रॉ करते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखें, उसके बाद हम ये थ्योरी पढ़ते हैं। ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है और इन्हें वो कहते हैं कि ऐड करें। तो हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये जो वेक्टर है पहला वो आपने प्लेस करना है। ठीक है, और जो दूसरा वेक्टर है उसकी टेल पहले वेक्टर के हेड पे आनी चाहिए। ठीक है, ये ए है और ए के हेड पे आपने बी की टेल ज्वाइन कर देनी है और फिर बी ड्रॉ कर देना है। अब जब बी और ए ड्रॉ हो गए हैं तो अब इनका एक जो है वो एंड पॉइंट जो बी का है उसको ए के स्टार्टिंग पॉइंट यानी ए की टेल को बी के हेड के साथ ज्वाइन कर दें, तो ये जो वेक्टर आ रहा है ना इससे हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी के। ठीक है जी, तो यही इसका रूल है कि टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर हम प्लेस कर देते हैं ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, यानी सेकेंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड पे आपने रख देना है, और जो थर्ड वेक्टर अगर यहाँ पे हो तो उसके हेड को आपने जो है वो उसकी टेल को भी इस बी की, यानी अगर यहाँ पे सी होता, ठीक है, ये ए है ये बी है, और अगर सी होता तो उसकी टेल को हम यहाँ पे ज्वाइन कर देते बी के हेड के साथ, और फिर जो रिजल्टेंट था वो यहाँ से बनना था, यानी लास्ट वाले का हेड
सी का हेड और फर्स्ट यानी ए का टेल, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें तो फिर ये रिजल्टेंट होना था आपका। ठीक है जी, तो ये हो गया हेड टू टेल रूल। उसके बाद बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स की। वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। कोई भी ऐसे वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम नजर आ रही है, मैग्नीट्यूड सेम होने का मतलब है दोनों की लेंथ सेम नजर आ रही है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों वेक्टर्स हैं एक दूसरे के इक्वल हैं। ऑपोजिट वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड तो सेम होती है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। जैसे यहाँ पे ए और माइनस ए है, अब ए जो है उसके इक्वल ही मैग्नीट्यूड है इसकी, यानी लेंथ तो दोनों की सेम है लेकिन डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है। एक का एरो जो है वो इस साइड पे है, दूसरे का इस साइड पे है, तो डायरेक्शन यहाँ पे ऑपोजिट हो गई। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के ऑपोजिट वेक्टर्स हैं। और ऑपोजिट वेक्टर्स को हमेशा उसके साथ माइनस लगा के शो किया जाता है। माइनस क्या शो करेगा? माइनस ए का मतलब है तो ये ए, लेकिन माइनस का मतलब है इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। उसके बाद बात आती है पैरेलल वेक्टर्स की। कोई भी दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं अगर उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है ना वो इस तरह से आ रहा हो, यानी बी एक वेक्टर है इज इक्वल टू लेमडा एक कांस्टेंट नंबर है और ए जो है वो एक वेक्टर है, यानी दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे अगर यहाँ पे हम एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए के साथ। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल हमारे पास b जो है उसकी वैल्यू है 2i प्लस 4j प्लस 6k। इसी तरह से a है हमारे पास जिसकी वैल्यू है i प्लस 2j प्लस 3k। अब देखें यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं b जो है वो इक्वल है 2a के, क्योंकि देखें a के जितने भी ये नंबर्स आ रहे हैं इनको अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो b की वैल्यूज आती हैं। ये इसको 2 से करें तो ये आ जाएगा, इसको 2 से करें तो ये आ जाएगा, इसको 2 से करें तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो 2 है ये लेमडा की जगह पे आ रहा है। ठीक है, तो यानी b में से 2 कॉमन ले लिया, या फिर आप ये कह सकते हैं कि a के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो पैरेलल वेक्टर्स भी कुछ इसी तरह के होते हैं कि दो ऐसे वेक्टर्स जिसमें से एक के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दें या दूसरे में से वो नंबर कॉमन ले लें तो दोनों वेक्टर्स सेम हो जाएं, ऐसे वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। उसके बाद बात आती है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? अभी मैंने पीछे जैसे एक एग्जांपल लिखी थी आपके पास और ये भी हमने अभी लिखी है। इसके अंदर हमने एक आई वाला लिखा है, एक जे वाला कंपोनेंट है, एक के वाला कंपोनेंट है। ठीक है, तो इन्हीं को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। यानी कोई भी जो वेक्टर होता है ना उसके 3 कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक्स, आई, वाई, जे और जी के। अब ये जो आई, जे, के हैं ये इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, या एक्स, वाई, जी जो हैं ये तीनों इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आते हैं। समटाइम्स 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं और 1 भी हो सकता है। उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये हमने देखनी है कैसे करते हैं। ठीक है जी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने एडिशन देख ली हमने यहाँ पे कि अगर हमने ग्राफिकली एडिशन करनी हो तो हम इस तरह से करते हैं, लेकिन अगर हमने मैग्नीट्यूड जो है या जो इस तरह से वेक्टर जब लिखा होता है रिटन फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में नहीं है, तो फिर इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल ए आपके पास a1i प्लस a2j प्लस a3k, इसी तरह से b की वैल्यू bi, b2j और b3k है। अब इनको अगर आपने ऐड करना है तो आप कैसे ऐड करेंगे? a प्लस बी करने के लिए आप करेंगे a1i प्लस a2j प्लस a3k, यानी इस a की जगह पे a की वैल्यू लिखी, प्लस लगा के b की जगह पे b की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, अब जो i वाले कंपोनेंट्स हैं वो आपस में प्लस होंगे, यानी ये जो a1 है i और ये b1 है i, तो a1 और b1 ये दोनों आपस में प्लस होंगे और i को हम बाहर कॉमन लेके लिख सकते हैं। इसी तरह से जो j वाले कंपोनेंट्स हैं a2 प्लस b2 ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और साथ में j कॉमन लेके लिख दिया। इसी तरह से k वाले जो हैं a3 और b3 वो आपस में प्लस करके साथ k कॉमन लगा दें। ठीक है, तो इस तरह से हम प्लस करते हैं वेक्टर्स को। इसी तरह से अगर हमने माइनस करना है तो वही सेम मेथड, a की वैल्यू लिखें, माइनस लगा के b की वैल्यू लिख दें। अब i वाले कंपोनेंट में से i वाला माइनस होगा, j वाले में से j वाला माइनस होगा और k वाले में से k वाला माइनस होगा। a1 माइनस b1, साथ में i कॉमन ले लिया, फिर ये a2 माइनस b2 और j कॉमन ले लिया, a3 माइनस b3 और k कॉमन ले लिया। ठीक है जी, उसके बाद बात आती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय स्केलर। बाय स्केलर का मतलब है कि जैसे हमने पीछे वेक्टर को मल्टीप्लाई किया था ना अभी लास्ट एग्जांपल के अंदर b इज इक्वल टू 2a, तो हमने a को एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया 2 के साथ। तो ये तो हमने देखा कि हम रिटन फॉर्म में या फॉर्मूला की फॉर्म में किस तरह करते हैं। तो ग्राफिकली अगर आपने रिप्रेजेंट करना है
तो फिर मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होती है, फॉर एग्जांपल ये ए है जिसकी लेंथ फॉर हम सपोज कर लेते हैं 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो 2a फाइंड करना है। तो 2 का मतलब है कि आपने उसकी लेंथ को डबल कर देना है, ठीक है जी। और अगर ये 3 सेंटीमीटर था तो अब 6 सेंटीमीटर का वेक्टर ड्रॉ होगा। और a को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 3a आ जाएगा आपके पास, और 3a का मतलब है कि इसकी लेंथ ट्रिपल हो जाएगी। अगर ये 3 सेंटीमीटर था तो ये 9 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और -2a का क्या मतलब है, यानी a की 2 का मतलब है a की लेंथ डबल हो गई, a की जो लेंथ थी उसको आपने डबल कर दिया, और माइनस का मतलब है कि उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, पहले अगर वो अपवर्ड था तो अब वो डाउनवर्ड होगा, ठीक है जी। तो ये ग्राफिकली इसकी जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो गई। उसके बाद अब हमारा यहाँ पे मेन टॉपिक शुरू होता है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट किसे कहते हैं, आप लोगों ने जिन्होंने सेकेंड ईयर में फिजिक्स पढ़ी है वो तो काफ़ी अच्छे से ये पहले भी पढ़ चुके होंगे, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो उसी को हम कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, इसको हम डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी लिखते हैं, या स्केलर प्रोडक्ट कह लें या डॉट प्रोडक्ट कह लें, ठीक है जी। अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट जब भी ओपन होगी तो ए बी कॉस थीटा आएगा। थीटा जो है वो एंगल होता है बिटवीन ए एंड बी, ए और बी जो दो वेक्टर्स हैं उनके दरमियान एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन इस तरह से हम कर सकते हैं, ए डॉट बी इज ए टाइम्स लेंथ ऑफ बी टाइम्स कॉज ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, यानी ए टाइम्स बी, यानी ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, टाइम्स कॉज, अब इसके साथ कॉज मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। अब इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी ए डॉट बी लें या बी डॉट ए लें दोनों इक्वल होते हैं, इसे हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं, ठीक है। अगर ए और बी परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा ज़ीरो होगा। इसी तरह से अगर आई और जे का डॉट प्रोडक्ट लें या जे और आई का डॉट प्रोडक्ट लें वो भी ज़ीरो होता है। जे और के का डॉट प्रोडक्ट लें या के और जे का डॉट प्रोडक्ट लें वो भी ज़ीरो होता है। ये आई जे के याद है ना, ये क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। इस तरह से के और आई का डॉट प्रोडक्ट लें या आई और के का डॉट प्रोडक्ट लें वो भी ज़ीरो ही होता है। और अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों, जैसे ए पैरेलल है बी के, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो सिंपल फार्मूला के जरिए हम ओपन करते हैं, ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे भी ओपन तो फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है ए डॉट बी का, ए डॉट बी इज इक्वल होगा ए बी कॉस थीटा होता है। अब ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे कॉस 90 आ जाएगा, और कॉस 90 क्योंकि ज़ीरो होता है इसलिए पूरा आंसर यहाँ पे ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो पैरेलल हैं तो कॉस 0 पुट करेंगे, थीटा की जगह 0 आ जाएगा, क्योंकि जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं ना उनके दरमियान कोई एंगल नहीं बन रहा होता, इसलिए हम उसको 0 कहते हैं। तो थीटा की जगह 0 आ जाएगा और कॉस 0 1 होता है, ठीक है। और अगर ये पैरेलल हैं तो इसका मतलब है दोनों इक्वल होंगे, तो ए और बी की जगह हम ए भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। और ए और ए यहाँ पे इस बी की जगह भी ए आ गया, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में कॉस 0 1 होता है। और इसी तरह से अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करें तो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इन तीनों का आंसर भी 1 होता है। उसके बाद एग्जाम्पल करते हैं जी, थीटा है π/4, ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी है, आपने ए डॉट बी फाइंड करना है। तो ए डॉट बी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास पहले से डिफाइंड है, ए बी कॉस थीटा, यानी ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। थीटा तो आपको दिया हुआ है, लेकिन ए की मैग्नीट्यूड और बी की मैग्नीट्यूड आपको पहले फाइंड करनी पड़ेगी। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, x² + y² + z²। अब ए वेक्टर जो है उसमें हमें x और y वाली कोई वैल्यू नहीं दी हुई, लेकिन z वाली दी है, यानी i और j नहीं है लेकिन k है, तो k तो z के साथ आता है ना, तो x और y की जगह 0 आ जाएगा और k की वैल्यू पुट कर दें तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ गई a की। अब इस तरह से b की मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए वही सेम फार्मूला, x की जगह पे i वाली वैल्यू आती है, y की जगह पे j वाली आती है, j यहाँ पे नहीं है तो 0 हो जाएगा, और k की जगह k वाली जो वैल्यू है वो z की जगह पे आ जाएगी, दोनों के स्क्वायर्स अंडर रूट के साथ कैंसिल, तो इसकी मैग्नीट्यूड भी 2 आ गई। अब क्योंकि तीनों वैल्यूज आ गई आपके पास तो अब आप इजीली ए डॉट बी फाइंड कर सकते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी जो हमने यहाँ पे 3 निकाली है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो हमने 2 फाइंड की है, कॉस थीटा की जगह आ जाएगा π/4। अब 3 2 ज़ार 6, कॉस π/4 क्या होता है 1/√2, ठीक है। तो अब ये जो 2 है, अब डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हाँ ये जो 2 है इसको हम 2 दफ़ा स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इसका स्क्वायर भी ले लें और अंडर रूट भी ले लें। जैसे हमने अगर खुद से कुछ मल्टीप्लाई करना हो तो हम डिवाइड भी करते हैं, कुछ प्लस करना हो तो माइनस भी करते हैं, तो इसी तरह से अगर हमने उसका स्क्वायर लेना है तो उसके ऑपोजिट उसका स्क्वायर रूट भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट ले लिया। अब स्क्वायर के अंदर स्क्वायर रूट का मतलब है कि वो 2 दफ़ा आ रहा है, स्क्वायर का यही मतलब होता है ना
कि कोई चीज़ 2 दफ़ा रिपीट हो रही है। तो अब ये जो एक स्क्वायर रूट है ये से एक स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 3√2 बच जाता है आपके पास। तो इस तरह से आपने a.b की वैल्यू फाइंड कर ली। उसके बाद है जी a.b इन कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म यानी i/j k की फॉर्म में किस तरह से हम a.b निकालते हैं। अगर a और b के साथ हमें एंगल नहीं दिया हुआ, ठीक है, जैसे यहाँ पे एंगल था तो हमने मैग्नीट्यूड फाइंड की a और b की और पुट कर दिया। अगर एंगल नहीं दिया तो फिर हम a.b किस तरह फाइंड करेंगे। a.b के लिए पहले a की वैल्यू लिखेंगे, डॉट लगा के b की वैल्यू लिखेंगे। i वाले कंपोनेंट को i वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, a1 b1। अब यहाँ पे देखें प्लस और माइनस में तो बाहर हम i लिखते थे ना, लेकिन इसमें i नहीं लिखेंगे क्योंकि i.i आएगा यहाँ पे। और हमने पीछे पढ़ा था अभी करेक्टरिस्टिक्स के अंदर कि i.i, j.j और k.k इक्वल टू 1 होता है। तो वही i.i 1 हो गया, इसलिए यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ a1 b1 आ जाएगा। इस तरह से a2 b2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और j.j की जगह फिर से 1 आ जाएगा, और a3 जो है वो b3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए भी हम i और i आपस में, j और j आपस में, और k की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद है जी कि अगर आपने एंगल फाइंड करना है, यानी जैसे ऊपर क्वेश्चन था उसके अंदर हमें एंगल दिया हुआ था। अब अगर हमें एंगल नहीं दिया हुआ, हमें a.b की वैल्यू दे दी जाती है, तो हम एंगल कैसे फाइंड करते हैं। वही सेम फॉर्मूला लिखेंगे, a.b इज इक्वल टू ab cos थीटा। अब हमें क्योंकि थीटा फाइंड करना है तो कॉस थीटा यही रहने दे, ए और बी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस साइड पे आगे a.b के साथ डिवाइड हो जाएंगे, और कॉज इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो कॉज इनवर्स हो जाएगा। सारी वैल्यूज पुट करके कॉज इनवर्स लें तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाती है। और ये हमेशा याद रखना है आपने कि ए और बी के दरमियान एंगल जो है वो कभी भी 0 से 180 के दरमियान हमेशा होता है, ना तो वो 0 से छोटा हो सकता है और ना ही वो 180 से बड़ा हो सकता है। ठीक है जी, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए और बी आपको उन्होंने दे दिया है और थीटा फाइंड करना है। तो अभी हमने ऊपर फॉर्मूला देखा है ना, इसमें क्या क्या चाहिए हमें, a.b चाहिए, a की मैग्नीट्यूड चाहिए, b की मैग्नीट्यूड चाहिए। तो पहले तो a और b की मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करते हैं, i वाला कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k वाले कंपोनेंट का स्क्वायर। इसको ओपन करके सिंप्लीफाई कर लें तो a की मैग्नीट्यूड आ गई। इसी तरह से b मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए 6, 3 और 2 इन दोनों का स्क्वायर लेंगे, ओपन करेंगे तो ये 7 आंसर आ गया। अब यानी ये दोनों वैल्यूज़ तो आ गई हमारे पास। अब हमने फाइंड करना है a.b, ठीक है, दोनों को डिवाइड करके कॉज इनवर्स लेना है। तो a.b हमने अभी ऊपर फॉर्मूला देखा है ना, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है जी, a.b फाइंड करने के लिए a की वैल्यू लिखी, डॉट लगा के b की वैल्यू लिख लें। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, i वाले कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ i के साथ 1 है, यहाँ i के साथ 6 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6, दरमियान में प्लस, i के साथ माइनस, j के साथ -2 है, यहाँ j के साथ 3 है, तो -2 इंटू 3 और फिर प्लस लगा के अब k वाली वैल्यूज़ -2 और +2, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। 6 1 जार 6 प्लस माइनस माइनस 3 2 जार 6 प्लस माइनस माइनस 2 2 जार 4। अब ये -6 और +6 तो कैंसिल हो गए, तो -4 जो है वो a.b की वैल्यू आ गई। अब ये फॉर्मूला लिखेंगे थीटा का, a.b की जगह पुट करें -4, a की मैग्नीट्यूड 3 आई थी, b की 7 आई थी, इनको मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे 21 आ जाता है। इनको डिवाइड करें और फिर कॉज इनवर्स ले लें तो 1.6 रेडियंस जो है वो थीटा का आंसर आ जाएगा। उसके बाद कहते हैं जी परपेंडिकुलर वेक्टर्स किसे कहते हैं। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं पीछे कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कि कोई भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो। उसके बाद है जी वेक्टर प्रोजेक्शन। वेक्टर प्रोजेक्शन किसे कहते हैं, फॉर्मूला लिखें a.b इज इक्वल टू ab cos थीटा। अब ये जो a है ना, इसको अगर आप यहाँ ला के डिवाइड कर दें a.b के साथ तो पीछे रह जाता है b cos थीटा। अब ये जो b cos थीटा है ना, ये वेक्टर प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ b अलॉन्ग a। ठीक है, b cos थीटा इज कॉल्ड, इसको हम स्केलर कंपोनेंट ऑफ b भी कहते हैं इन डायरेक्शन ऑफ ए, या फिर इसको वेक्टर प्रोजेक्शन भी कहते हैं अलोंग ए। इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। अब ए जो है आपको दिया हुआ है, बी भी गिवन है, तो कहते हैं ए आपने फाइंड करना है इसका प्रोजेक्शन, यानी बी कॉस थीटा फाइंड करना है। ठीक है, तो बी कॉस थीटा फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ए की मैग्नीट्यूड चाहिए और a.b चाहिए। तो पहले तो हम a.b निकाल लेते हैं, i वाले को i वाले के साथ, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 6, फिर -2 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर -2 मल्टीप्लाई बाय +2। तो ये आपके पास a.b का आंसर आ गया। दूसरी चीज़ हमें चाहिए ए की मैग्नीट्यूड। तो ए मैग्नीट्यूड लेने के लिए आप क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, इनको प्लस कर देंगे। ठीक है, वैल्यूज़ ओपन करें, स्क्वायर रूट लेके ये 3 आ गया। अब ये b cos थीटा हमने क्योंकि फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला लिख लें a.b ओवर a मैग्नीट्यूड। a.b की वैल्यू हमारे पास -4 आई है, मैग्नीट्यूड हमारे पास 3 आई है। तो इस तरह से आपने ये प्रोजेक्शन फाइंड कर लिया वेक्टर का, b का प्रोजेक्शन अलॉन्ग a। उसके बाद स्केलर प्रोडक्ट को हमने डिस्कस कर लिया।
अब दूसरी चीज़ आती है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट किसे कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट कहा था, इसी तरह से हम इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। और उसमें हमने ए डॉट भी लिखा था, लेकिन इसमें ए क्रॉस बी होता है। और फॉर्मूला जो है मिलता जुलता ही है, सिर्फ कॉस की जगह साइन आ जाएगा। ए की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड, और साथ में कॉस थीटा होता था डॉट में, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा है। और वेक्टर में क्योंकि डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है ना, तो इसलिए एन हैट जो है यहाँ पे एक वेक्टर होगा जो हमें डायरेक्शन बताएगा इसकी, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट के अंदर कोई हमने यहाँ पे यूनिट वेक्टर यूज़ नहीं किया था। उसकी तरह इसकी भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। अगर ए और बी पैरेलल हों तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। इसका कंपैरिजन करते जाते हैं हम उसके साथ स्केलर प्रोडक्ट के साथ। देखें जी, स्केलर प्रोडक्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर ए और बी परपेंडिकुलर हों तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, लेकिन वेक्टर के अंदर ए और बी अगर पैरेलल हों तो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 होता है। अब इसमें जो सेम वेक्टर्स थे उनका डॉट प्रोडक्ट 1 आ रहा था, लेकिन इसमें जब सेम आएंगे आई जे और के वो 0 होंगे हमेशा, ठीक है जी। उसके बाद अगर ए और बी परपेंडिकुलर आ जाएं तो फिर हमने फार्मूला ओपन करना होता है, जैसे हमने ए और बी पैरेलल की फॉर्म में फार्मूला ओपन किया था, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मूला ओपन करेंगे तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है। अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो थीटा की जगह 90 आ जाएगा। अब साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे 1 पुट कर दें तो पीछे ए और बी की मैग्नीट्यूड आपस में मल्टीप्लाई होगी, साथ में एन हैट आ जाता है। और क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम लें इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का, यानी आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट लें तो वो के आता है, जे और के का लें तो आई आता है, के और आई का लें तो जे आता है। इसी तरह से अगर इनको ऑपोजिट करते हैं, यानी आई क्रॉस जे की बजाय जे क्रॉस आई कर दें तो के की बजाय माइनस के आ जाएगा। जे क्रॉस के की बजाय अगर आप के क्रॉस जे कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे के क्रॉस जे, अगर आप के क्रॉस जे कर देते हैं तो वो आपके पास माइनस आई आ जाता है। अगर के क्रॉस आई है उसको आप आई क्रॉस के कर दें तो वो जे की बजाय माइनस जे हो जाएगा, ठीक है। इसको याद कैसे रखना है आपने, ये एक छोटी सी डायग्राम है, आई जे और के लिख लिया आपने, ठीक है। आई से जे की तरफ आ रहे हैं, यानी आई और जे का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो प्लस के आएगा, ठीक है। आई और जे का डॉट प्रोडक्ट लें, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो प्लस के आएगा। इसी तरह से जे और के का लें, जे और के का लें तो वो आई आता है। और इस तरह से के और आई का लें, के और आई का लेंगे तो वो जे आएगा। लेकिन अगर आप इसके ऑपोजिट जाते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज, ये तो हम क्लॉकवाइज जा रहे थे ना, तो क्लॉकवाइज हमने सारे पॉजिटिव लिए। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, जे और आई का लेंगे तो वो माइनस के आ जाएगा, ठीक है। के और जे का लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, माइनस आई आ जाएगा। और आई और के का लेंगे तो वो माइनस जे आ जाएगा, ठीक है। आई जे के लिख के क्लॉकवाइज जाएँ तो सारे पॉजिटिव आते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जाएँ तो सारे नेगेटिव आते हैं। और स्केलर के अंदर हमने पढ़ा था कि ए डॉट बी इक्वल होती है बी डॉट ए के, लेकिन क्रॉस में ऐसा नहीं होता, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होती, यानी ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड नहीं करती। उसके बाद फॉर्मूला याद रखना है आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम का अगर आपने एरिया फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करते हैं? अगर आपके पास एक वेक्टर ए है जिसकी ये वैल्यू है, ठीक है जी, उसके बाद एक वेक्टर बी है जिसकी ये वैल्यू है, तो आपने जब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है तो वो आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, और उसको हम कुछ इस तरह से ओपन करते हैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। ऊपर आई जे के होता है पहली रो में, फिर A1 A2 A3 की वैल्यू, फिर B1 B2 B3 की वैल्यू, ठीक है। अब इसे ओपन करना भी हम सीखेंगे कि कैसे करते हैं। देखिए, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए एंड बी, वैल्यूज दे दी आपको उन्होंने, हम यही ऊपर वाला फॉर्मूला लिखेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, फर्स्ट रो में तो हमेशा आपने क्या लिखना है, आई जे के, ठीक है। सेकंड रो के अंदर हमने ए वाली वैल्यूज लिखनी होती हैं, तो ए की वैल्यूज हमारी हैं 2 1 1, तो यहाँ पे 2 1 1 आ जाएगा। और नीचे बी की वैल्यूज क्योंकि आती हैं, तो बी की वैल्यू है -4 3 1, तो -4 3 1। अब इसको ओपन कैसे करना है ये ध्यान से देखना आपने। जिन्होंने एफएससी में मैथ की हुई है उनको तो ये आता होगा, ठीक है, मैट्रिसेस वाला 3rd चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा। जिन्होंने नहीं की वो ज़रा गौर से देखें कि जब आप क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो आपने क्या करना है, ये पहला जो कंपोनेंट है वो आई है, तो आई लिखें, उसके साथ एक ब्रैकेट लगा लें, ठीक है। अब जे लिखें, उसके साथ भी एक इस तरह से आप ब्रैकेट लगा लें, के लिखें और उसके साथ भी एक ब्रैकेट लगा लें, ठीक है। आई जे के लिख लिया, पहला हमेशा पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, तीसरा पॉजिटिव होता है। अब ये जो बीच वाली वैल्यूज़ हैं ये कैसे आई हैं, देखें, जब आप आई को देख रहे हैं ना तो आई वाली रो और आई वाला कॉलम ये आपने छोड़ देना है, ठीक है।
आई वाली रो भी छोड़ दें और आई वाला कॉलम भी छोड़ दें, तो पीछे बचता है 1 1 3 1, तो वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। क्लियर है? उसके बाद जे की बारी आ रही है, तो जे वाली रो और जे वाला कॉलम ये छोड़ दें। ठीक है, ये जे वाला कॉलम छोड़ दें और ये जे वाली रो छोड़ दें, तो पीछे आपके पास क्या बचता है 2 1 -4 1, 2 1 -4 1। इसी तरह से जब के की बारी आएगी तो के वाली रो और के वाला कॉलम ये आपने छोड़ देना है, पीछे बचता है 2 1 -4 3, वो आप यहाँ पे लिख लें। ठीक है, अब ये सिंपल डिटर्मिनेंट बन गया आपके पास। और डिटर्मिनेंट को ओपन करने का क्या तरीका होता है, ये आई लिखें बाहर ऐसे ही और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। हमेशा पहले को आखिरी से करना है और दूसरे को तीसरे से करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 1 जार 1, दरमियान में हमेशा माइनस का साइन आता है। ठीक है, दरमियान में माइनस लगाएं, फिर 1 3 जार 3, फिर माइनस जे है तो ये माइनस जे लिखा हमने। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 जार 2 और ये -4 होगा, और हमने इधर फॉर्मूले में भी माइनस लगाना होता है ना, तो वो माइनस और ये -4 ये हो जाएंगे +4। इसी तरह से जब के की बारी आएगी 2 3 जार 6, और ये क्योंकि -4 है लेकिन हमने फॉर्मूले का माइनस भी लगाना है तो वो +4 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास -2i -6j + 10k ये वैल्यू आ जाती है आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए याद कर लेना। तो आज के लेक्चर में हमने वेक्टर्स को डिस्कस किया, स्केलर प्रोडक्ट देखी, वेक्टर प्रोडक्ट देखी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग वैसे सेकेंड ईयर की फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, तो जिन्होंने नहीं पढ़ी वो एक दफ़ा फिर इसको रिवाइज़ कर लें, और जिन्होंने पढ़ी है उनके लिए तो ईजी होगा कि आपका वो सारा एक तरह से रिवाइज़ हो गया काम, कोई भी नई चीज़ नहीं थी इसके अंदर।